हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया जी सर, हम लोग तो बढ़िया हैं। आप कैसे? हम भी बढ़िया हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं, डिमांड की बात करते हैं। डिमांड डिमांड यानी मांग, जो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है। नो नो सर, दैट इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ डिमांड। ये डिमांड वो है जो जीएसटी में जीएसटी अथॉरिटीज़ आपसे डिमांड करती हैं। इकोनॉमिक्स में आप डिमांड करते थे, कंज्यूमर वॉज अ किंग, और दुनिया को नचाता था, मार्केट को नचाता था। लेकिन यहाँ जीएसटी अथॉरिटी हमको नचाती है, यानी वो डिमांड जनरेट करते हैं हमसे। वो डिमांड कब जनरेट करेंगे? वो डिमांड जनरेट करेंगे अगर मैंने किसी भी तरीके से, जाने अनजाने, यानी फ्रॉड करने के पर्पस से या अनइंटेंशनली मुझसे कम टैक्स चला गया, टैक्स नहीं गया, या मैंने रिफंड ज़्यादा ले लिया, या मैंने आईटीसी गलत तरीके से अवेल कर लिया। और अगर टैक्स अथॉरिटी को इस बात की भनक भी लगती है तो वो हमारे ऊपर डिमांड की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर देंगे। हाँ, डिमांड जब खत्म होती है तो उसके बाद रिकवरी की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। रिकवरी फिलहाल आज का टॉपिक नहीं है। द कंप्लीट नेम ऑफ दिस चैप्टर इज डिमांड एंड रिकवरी, बट टुडे वी विल स्टिक ओनली विद द प्रोविजंस रिलेटेड टू द डिमांड। सेक्शन 73, सेक्शन 74, सेक्शन 75, इन टॉपिक्स पर ही हाँ आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये डिमांड जब जो जनरेट होती है उसके पीछे कुछ मीन्स प्रोसीडिंग्स हैं, प्रोविजंस हैं, कंप्लायंसेस हैं, जो टैक्स अथॉरिटीज़ को भी पूरे करने होते हैं और हमको भी पूरे करने होते हैं। जब भी डिमांड जनरेट होगी, वो डिमांड केवल टैक्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए नहीं होगा, मुझे टैक्स के साथ इंटरेस्ट और पेनल्टीज़ को भी देखना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? मुझे टैक्स के साथ इंटरेस्ट प्लस पेनल्टीज़ को भी पूरा करना पड़ेगा। अब केवल टैक्स की बात नहीं रहेगी बस, बल्कि उसमें ऐड ऑन हो जाएगा इंटरेस्ट, क्योंकि मैंने टैक्स ज़्यादा वापस ले लिया, मैंने आईटीसी गलत अवेल कर दिया, मैंने गवर्नमेंट को कम टैक्स का पेमेंट किया है या पेमेंट किया ही नहीं है। तो उस केस में हमसे केवल टैक्स की नहीं बल्कि इंटरेस्ट और पेनल्टी का भी डिमांड किया जाएगा। चलिए हम बाकी सब चीज़ें बाद में देखेंगे। सबसे पहले सबसे लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, इंटरेस्ट। सबसे पहले यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। इंटरेस्ट कहता है, इंटरेस्ट का जो केस है ना भाई, जो आपके इंटरेस्ट का जो केस है ना, वो 18% पर एनम के हिसाब से है। कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया ना, मैं हल्लुक ले लेता हूँ। 18% पर एनम है, जहाँ पर टैक्स कम पे किया गया है या कम असेस्ड किया गया है, बोल लो। लेकिन अगर आईटीसी से रिलेटेड हमारा अमाउंट ऑफ टैक्स बन रहा है, हमने आईटीसी गलत तरीके से अवेल कर लिया, गलत तरीके से आईटीसी अवेल ज़्यादा कर लिया, तो उस केस में 24% पर एनम के हिसाब से हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगता है। तो आपके ऊपर दो इंटरेस्ट लगते हैं, 18% या 24%। गवर्नमेंट भी देखो ना, अवसरवादी है, उसको लगता है कि जो मेरा हक था भाई, आईटीसी यू आर नॉट कैपेबल, यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू अवेल दैट अमाउंट, बट यू अवेल्ड इट रॉन्गली। तो जब आप आईटीसी एक्सेस अवेल कर लेते हैं, जितना आपको अवेल करना चाहिए था उससे, तो गवर्नमेंट कहती है मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा दो। तूने मुझे कम दिया होता तब तो ठीक था, मैं 18% ही लेती, लेकिन तूने मेरा पैसा मार लिया, तो जो तुमसे कम मिला वो प्लस मैं उस पैसे को रख करके कुछ इन्वेस्ट करती, तो हमें वहाँ से कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता। तो गवर्नमेंट इज़ लूजिंग टू टाइप्स ऑफ अमाउंट। तो गवर्नमेंट ने कहा हम तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, हम तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% करेंगे। भाई अगर आपने आईटीसी गलत तरीके से अवेल किया है तो मेरा भी तो आपने हक मारा। पहले वाले में तो जब आप पैसा कम दे रहे हैं तो केवल मेरा ही हक मार रहे हैं, दूसरे वाले केस में जो पैसा मेरे पास आना चाहिए था वो मेरे पास नहीं आया, आपने कम दिया। चलिए 2 मिनट के लिए मान लेते हैं आपने कम दिया 18%, लेकिन जो पैसा मेरे पास आ रहा था उसको रोक दिया आपने, आते हुए अमाउंट को रोक दिया, तो मेरा डबल नुकसान हुआ। मैं उस पर 24% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करूँगी, ठीक करूँगा, जो भी हो। तो कहने का मतलब ये इंटरेस्ट का पोर्शन है 18% पर एनम और 24% पर एनम। तो जहाँ पर बात आती है आईटीसी की तो वहाँ 24%, अदरवाइज 18%। ये अब आपको याद रहेगा। हाँ सर, बस इंटरेस्ट का इतना ही था। हाँ, अब बात करेंगे टैक्स और पेनाल्टी के बारे में। इंटरेस्ट पोर्शन अब हम लोग को दिमाग से निकाल देना है। डिमांड कब जनरेट होती है? डिमांड जनरेट होती है, ये है जब हम टैक्स कम पे करते हैं या नहीं पे करते,
कम पे करते हैं या नहीं पे करते, गलत तरीके से रिफंड ले लेते हैं या आईटीसी गलत तरीके से अवेल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ हमारा पर्पस फ्रॉड करने का नहीं है। सेक्शन 73 बेसिकली वहाँ एप्लीकेबल होता है जहाँ टैक्स कम गया, आईटीसी ज़्यादा अवेल कर लिया गया, गलत तरीके से अवेल कर लिया गया, रिफंड ज़्यादा मांग लिया गया, वो सेक्शन 73 है। लेकिन सेक्शन 74 कहता है यहाँ पर फ्रॉड का केस है। कहाँ पर? यहाँ पर फ्रॉड का केस है जब आपने कोई टैक्स नहीं दिया, गलत दिया, आईटीसी ज़्यादा अवेल कर लिया, मीन्स देयर वॉज एन इंटेंशन विद यू टू अवॉइड द अमाउंट ऑफ टैक्सेस इंटेंशनली, और आपने जानबूझकर काम किया है, तो वो फ्रॉड, मिसस्टेटमेंट और सप्रेजन ऑफ फैक्ट्स के दायरे में आएगा। तब आपके ऊपर सेक्शन 73 न लग करके सेक्शन 74 लगेगा। यानी जब भी आपसे डिमांड किया जाएगा जीएसटी डिपार्टमेंट से, जब भी आपसे डिमांड किया जाएगा तो या तो सेक्शन 73 के तहत डिमांड किया जाएगा या तो सेक्शन 74 के तहत डिमांड किया जाएगा। अगर आप डिमांड से बचना चाहते हैं तो आपने एक काम करिए, आप अपना सेल्फ असेसमेंट ना बहुत अच्छे तरीके से किया करिए। अगर आप सेल्फ असेसमेंट करेक्ट करेंगे तो आपको फटूरे में, मतलब फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप शॉर्ट पेमेंट करेंगे, गलत यूटिलाइज करेंगे, रिफंड ले लेंगे, तो उस समय इनकम जीएसटी डिपार्टमेंट दो चीज़ें देखता है, क्या फ्रॉड का इंटेंशन था या नहीं था। इफ़ नो एनी फ्रॉड इंटेंशन वाज देयर देन सेक्शन 73 विल प्रिवेल, अदरवाइज सेक्शन 74। जी क्या है इसमें, मैं यहीं पर अगर आपको समरी बता दूं ना, तो ये आने वाले समय में जो आज हम लेक्चर देने वाले हैं आगे, उसमें पूरा सपोर्ट करेगा। आपका मेन प्रॉब्लम ही यहीं पर हम फेंक देते हैं, ठीक है ना। मेन प्रॉब्लम यानी पूरा का पूरा क्रक्स बस इसी 2-4 लाइनों में है। कहता क्या है, कहता है क्या सेक्शन 73 में हम शो कॉज नोटिस पाएंगे, मीन्स आई एम अ टैक्स पेयर, और जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है हम तुम्हारे ऊपर डिमांड जनरेट कर रहे हैं। अब चाहे वो सेक्शन 73 में डिमांड जनरेट करे मेरे ऊपर, चाहे सेक्शन 74 में डिमांड जनरेट करे मेरे ऊपर, इन बोथ ऑफ दीज टू केसेस यस शो कॉज नोटिस विल बी इशूड टू मी, यस शो कॉज नोटिस विल बी इशूड टू मी। लेकिन व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट टू इशू द शो कॉज नोटिस, वो मैक्सिमम समय क्या है उनके पास शो कॉज नोटिस का। 2020 का केस है तो 2030 तक, 2020 का केस क्या 2030 में ओपन हो जाएगा क्या? ना, देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट विच हैज़ बीन प्रेस्क्राइब्ड। अगर फ्रॉड का केस नहीं है तो 3 ईयर, अगर फ्रॉड का केस है तो 5 साल, अगर फ्रॉड का केस नहीं है तो 3 साल, अगर फ्रॉड का केस है, फ्रॉड का केस नहीं है तो 3 साल, फ्रॉड का केस है तो 5 साल। यानी कि जहाँ पर विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेजन ऑफ फैक्ट्स या फ्रॉड का केस था तो यस टाइम लिमिट हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 3 years to 5 years, बट इन द केस ऑफ द नॉर्मल सिस्टम इट इज़ 3 years। 3 years कब से? नहीं, 3 years कब से? नाउ द मेन प्रॉब्लम इज फ्रॉम विच डेट इट शैल बी कैलकुलेटेड। 3 years फ्रॉम विच वन डेट, 5 years फ्रॉम विच वन डेट। तो कहा गया जिस साल की ये प्रॉब्लम है ना, जिस ईयर की ये प्रॉब्लम है, उस साल का जो एनुअल रिटर्न हम लोग फाइल करते हैं 31 दिसंबर को। भाई अगर मैं प्रीवियस जो फाइनेंशियल ईयर 1920 की बात करूं, तो जो हम ईयर 1920 की बात कर रहे हैं उसका जो हम रिटर्न, एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं वो हम लोग दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। तो कहने वाला उस 31 दिसंबर, रेलिवेंट 31 दिसंबर, उस रेलिवेंट एनुअल रिटर्न की डेट के ख़त्म होने के बाद 3 साल और 5 साल और ऐड कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा केस था अगस्त 2021 का, इस मंथ में हमारे ऊपर जनरेट करनी है डिमांड, तो अगस्त 2021 मींस 21-22 ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, और इसका जो एनुअल रिटर्न हमें फाइल करना है वो हमें फाइल करना है, उसकी डेट है 31 दिसंबर 2022। हाँ भाई, अच्छा अगर एनुअल रिटर्न हमें 31 दिसंबर तक दाखिल करना है तो इसमें 3 साल आप ऐड कर लेंगे या 5 ईयर, वॉट एवर द केस इट इज़। तो ये आ जाएगा 31 दिसंबर 2025। अगर 5 ईयर का केस होगा तो 31 दिसंबर 2027 तक हमारे ऊपर उस अगस्त 2021 का नोटिस आ सकता है, शो कॉज नोटिस आ सकता है। गॉट इट। तो कहा गया टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, एनुअल रिटर्न फॉर द ईयर इन विच द डिमांड रिलेट्स और डेट ऑफ रिफंड। ठीक है, वो समझ में आ गया, जिस समय का ये प्रॉब्लम है उस समय से 3 साल से 5 साल। टाइम लिमिट फॉर शो कॉज नोटिस। अब हमारे पास जो मैक्सिमम टाइम दिया गया ना, मान लो अगस्त 2021 का केस है, यही तो था
अगस्त 2021 का केस है और मान लेते हैं ये फॉल करता है 3 साल वाले में। तो कहा गया ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर। ठीक, ये जो थर्ड ईयर ख़त्म होने वाला है ना, ये जो थर्ड ईयर ख़त्म होने वाला है ना, इसके जस्ट पिछले महीने की बात कर रहा हूँ। जिस समय ये 3 साल ख़त्म होगा ना, उसके जस्ट 3 महीने पहले की मैं बात कर रहा हूँ। और जब 5 साल की बात कर रहा हूँ ना, उसके जस्ट 6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। मेरी बात ढंग से समझें। मेरे पास इस केस में शो कॉज नोटिस कब रिलीज हो सकता है? कहा गया 30 सितंबर 2025 मैक्सिमम डेट है। मेरी बात ढंग से समझें। डिमांड इस डेट के बाद नहीं की जा सकती, ऑर्डर इस डेट के बाद नहीं आ सकता। यहाँ पर ढंग से देखें क्या है, मैक्सिमम टाइम लिमिट। ये नहीं कहा है कि शो कॉज नोटिस कब तक इशू किया जा सकता है, वो अब हम समझ रहे हैं। ये मैक्सिमम टाइम लिमिट है। इसके बाद उस साल की बात मत करना, 21 22 के बारे में मुंह भी मत खोलना। और यही चीज़ 31 दिसंबर 2027 की है। इस डेट के बाद इस साल के लिए मुंह भी मत खोलना। तो भैया जो भी काम करना है इसके पहले करना है। हाँ, ये मैक्सिमम टाइम लिमिट है। इसका मतलब हमें जो नोटिस इशू करनी है शो कॉज, मैक्सिमम इस डेट के 3 महीने पहले। और अगर ये वाला केस है फ्रॉड से रिलेटेड, मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस स्टेटमेंट्स और सप्रेजन ऑफ फैक्ट्स, उससे रिलेटेड है, तो 30 जून 2027। सोचो हमारे पास इतना ही समय है डिपार्टमेंट के पास, मेरे पास नोटिस इशू करने का। यानी अगस्त 2021 का मेरा केस है और मैं फ्रॉड वाले केस में नहीं आता, तो मेरे पास मैक्सिमम 30 सितंबर 2025 तक नोटिस आ सकता है। नोटिस आ सकता है। तो सर दिसंबर तक ये मैक्सिमम है। उस दिन के बाद से तो भैया बात मत करना, केस इज क्लोज्ड। मैंने क्या बोला? केस इज क्लोज्ड। इन द सेम वे यहाँ पर भी 30 जून है, 31 दिसंबर तक केस इज क्लोज्ड। अच्छा, टाइम लिमिट फॉर SCN 3 months बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 years, 6 months बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 years. Hence 3 or 5 years as the case may be is the maximum time limit for issuing the order of GST demand payment. पेनाल्टी इस केस में 10% ऑफ टैक्स, इस केस में 25% ऑफ टैक्स। अभी मैंने पेनाल्टी को पूरा नहीं यहाँ लिखा है, लेकिन हाँ मैक्सिमम पेनाल्टी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। 10% ऑफ टैक्स, टैक्स डिमांडेड, 10% ऑफ टैक्स डिमांडेड वर्ड लिख दें तो ज़्यादा सही होगा। क्लियर? तो ये 10% ऑफ टैक्स एंड 25% ऑफ टैक्स, दिस इज द कंप्लीट क्रक्स ऑफ दीज टू सेक्शन, सेक्शन 73 एज वेल एज सेक्शन 74। ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने देख ली। बेसिक जो आज आगे हम पढ़ेंगे ना, वो सब का सब इसी में ही। अब केवल हमें कहानी बताते जाना है, काम खत्म करना है। सोचो इतना इजी है ये चैप्टर, सोच लो कितना इजी है, और टेंशन दुनिया भर की रहती है। सेक्शन 73 कहता है जीएसटी की डिमांड तब करेंगे, यानी कि डिमांड इस सेक्शन में तब ले आएंगे 73 में, जब कोई फ्रॉड ना हो, चाहे वो गलत टैक्स पे किया गया हो, यानी कम टैक्स पे किया गया हो, या पे ही ना किया गया हो, या फिर रिफंड गलत ले लिया गया हो, या आईटीसी गलत तरीके से अवेल कर लिया गया हो। द प्रॉपर ऑफिसर विल सर्व अ शो कॉज नोटिस, दे विल बी रिक्वायर्ड टू पे द अमाउंट ड्यू अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी। तो मैंने कहा ना, अब केवल टैक्स की बात नहीं होगी, प्लस इंटरेस्ट और प्लस पेनाल्टी की भी बात होगी। और जब इंटरेस्ट की बात आती है 18% या 24% की बात होती है, ये रॉन्ग आईटीसी अवेल करने का होता है और ये अदर केसेस में लगता है। बात ख़त्म, ये पर एनम वाला केस है। तो इंटरेस्ट का तो हमने आते ही जयराम जी की कर दिया था। लेकिन अब बात करते हैं टैक्स। टैक्स भी हमें मालूम है कैसे कैलकुलेट होता है। प्रॉब्लम आती है केवल पेनाल्टी में, केवल पेनाल्टी में। तो उससे रिलेटेड प्रोविज़न हम लोग देखेंगे। 73 में 10% ऑफ टैक्स डिमांडेड, और फ्रॉड के केस में 74 में 25% ऑफ टैक्स डिमांडेड पेनाल्टी लग सकती है। चलिए बात करते हैं टाइम लिमिट। सर बता दिया आपने टाइम लिमिट 3 साल। 3 साल, उस 3 साल के जस्ट पहले के 3 महीने के अंदर अंदर मुझे नोटिस भेजी जा सकती है। यानी 3 साल ख़त्म होने में 3 महीने हैं, अगर फ्रॉड का केस नहीं है। 3 साल खत्म होने में 3 महीने में हो, और 3 महीने पहले तक ही नोटिस आ सकती है, शो कॉज नोटिस। द प्रॉपर ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू इशू द शो कॉज नोटिस 3 months बिफोर द टाइम लिमिट। द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर द ऑर्डर ऑफ पेमेंट इज 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न फॉर द ईयर इन विच द अमाउंट रिलेट्स। इज इट क्लियर?
क्योंकि मैक्सिमम टाइम लिमिट है ऑर्डर फॉर पेमेंट है 3 साल, यानी 3 साल के बाद ये केस क्लोज, ऑर्डर फॉर पेमेंट हो गया, उसके बाद तो टेंशन ही नहीं है। अभी हमने आपको शो कॉज नोटिस दी है 3 महीने पहले, 3 महीना तो बचा कर रखो हियरिंग के लिए। किसके लिए? हियरिंग के लिए। किसके लिए? हियरिंग के लिए, जवाब तलब करने के लिए। उन्होंने जवाब पूछा, मैं सवाल का जवाब दूंगा, उन्होंने सवाल पूछा तो मैं जवाब दूंगा, मुझे टाइम चाहिए, तो 3 महीना कम से कम दिया गया है ताकि उन 3 महीनों के अंदर मामले को रफा दफा नहीं, मामले को ख़त्म किया जा सके। इज इट क्लियर? फॉर अदर टैक्स पीरियड्स, ओके, वंस द अबव नोटिस हैज़ बीन इश्यूड द प्रॉपर ऑफिसर कैन सर्व अ स्टेटमेंट विद डिटेल्स। अब देखो, मेरा जो केस पकड़ में आया वो आया था अगस्त 2021 का। कब का आया था? अगस्त 2021 का। और इसके लिए कहा गया था 21 ख़त्म होने के बाद 31 दिसंबर 24 होगा ना? अच्छा, अगस्त 21 है, सॉरी। तो 21-22 है, तो दिसंबर 22 और इसमें 3 साल जोड़ दें तो दिसंबर 25। इसके लिए कहा गया कि अगर हमको कोई शो कॉज नोटिस 3 महीने पहले अगस्त 2021 की दे दी गई, चलिए बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हमें अगस्त 2021 की नोटिस 3 महीने पहले तक दे दी गई, वो ठीक है बिल्कुल। लेकिन अगस्त के अलावा भी तो कोई केस हो सकता है, कोई टैक्स पीरियड सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का, 2022 का, 23 का, 24 का, कुछ भी हो सकता है। भाई डिपार्टमेंट को अब गलती पता चल गई तो ऐसा नहीं कि वो चुप्पी मारकर बैठेगा कि 3 साल खत्म होने वाला होगा तब हम नोटिस भेजेंगे। तो उसके लिए कहा, वंस द अबव नोटिस हैज़ बीन इश्यूड फॉर अ पीरियड, the proper officer can serve a statement with details of any unpaid or wrong refund etc for the other period not covered in the notice। ये जो ऊपर वाली नोटिस दी थी ना, वो टाइम खत्म होने वाला था तो दे दिया, टाइम पर दे दिया, लेकिन इसके बाद के जो पीरियड्स या मंथ्स हैं, जो ड्यूरेशन है जिसके लिए आप गलत टैक्स दे रहे थे, नहीं दे रहे थे, तो उस केस में आपके ऊपर पूरा एक स्टेटमेंट सर्व किया जाएगा पूरा डिटेल के साथ, इस महीने का, इस महीने का, इस महीने का, इस महीने का, इस महीने का। वो नोटिस दे दी गई 3 महीने पहले, वो बिल्कुल चौकी है, बिल्कुल अपनी जगह सही है। एक और स्टेटमेंट आएगा बाकी टैक्स पीरियड्स के लिए, नॉट कवर्ड इन द नोटिस, अ सेपरेट नोटिस डजंट हैव टू बी इशूड फॉर ईच टैक्स पीरियड। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, हर एक साल के लिए अलग अलग टैक्स नोटिस देना जरूरी नहीं है, हर एक पीरियड के लिए अलग अलग नोटिस इशू करना जरूरी नहीं है। उसके बाद एक स्टेटमेंट पर सारा डिटेल लिख करके आपके ऊपर पूरा 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का नोट डिमांड किया जाएगा। इज इट क्लियर? पक्की बात है। मैंने अभी तक क्या बताया सर? कुछ तो नहीं बताया आपने। सेक्शन 73 बताया जहाँ पर फ्रॉड का इंटेंशन नहीं होता, 74 बताया जहाँ पर फ्रॉड का इंटेंशन होता है, जहाँ फ्रॉड का इंटेंशन नहीं होता वहाँ पर भी शो कॉज नोटिस, जहाँ फ्रॉड का इंटेंशन होता है वहाँ भी शो कॉज नोटिस। दोनों केस में, पहले के केस में 3 साल का टाइम दिया जाता है, उस पर्टिकुलर साल के ख़त्म होने के बाद जो उसकी एनुअल रिटर्न की डेट होती है, रेलिवेंट पीरियड की जो एनुअल रिटर्न की डेट होती है, उससे 3 साल, उससे 5 साल फ्रॉड वाले केस में ले लिया जाता है। जो शो कॉज नोटिस होता है उस 3 साल खत्म होने के 3 महीने पहले, 5 साल खत्म होने के 6 महीने पहले तक के शो कॉज नोटिस इशू किया जा सकता है। पेनाल्टी की बात करें तो 10% ऑफ टैक्स डिमांडेड एंड 25% ऑफ टैक्स डिमांडेड इन द केस ऑफ द फर्स्ट, इन द केस ऑफ द सेकंड रेस्पेक्टिवली। और अगर बात करें सेक्शन 73 की, तो ये कहा गया कि जिस पीरियड का आपको नोटिस इशू किया गया है उसके बाद की पीरियड्स के लिए आपको अलग से नोटिस देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद डिपार्टमेंट आपका पूरा एक खाका खींचती, स्टेटमेंट बनाती है और आपको सर्व कर देती है, लो बेटा आप सारा टैक्स दो। आपको एक ऑप्शन दिया गया वॉलंटरी टैक्स पेमेंट का। किसका? वॉलंटरी, यानी आपकी मर्जी। अब मेरी मर्जी है, मैं चाहूँ तो गवर्नमेंट को टैक्स दे दूँ चुपचाप। कैसे? उसके साथ इंटरेस्ट जोड़ते हुए। सर पेनाल्टी, मैंने कहा पेनाल्टी, मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा पेनाल्टी के बारे में। पेनाल्टी के बारे में तो यहाँ बात होगी, यहाँ बात होगी पेनाल्टी के बारे में। कैसे? कहा गया छोड़ देते हैं अभी पेनाल्टी। अगर आप 30 दिन के नोटिस के पहले आपने अपने ड्यूज़ को पेमेंट कर दिया, चलिए पेनाल्टी की बात यहाँ ख़त्म कर देते हैं। अगर नोटिस के पहले आपने सारे पेमेंट्स कर दिए, टैक्स प्लस इंटरेस्ट, मेरी बात ढंग से समझें, टैक्स प्लस इंटरेस्ट, कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। सोचो गवर्नमेंट ने कितना बड़ा बेनिफिट दिया है। If no notice has been issued, but if a taxpayer wants to make the payment of their tax dues along with the amount of interest before issuing of the notice by the department, then no penalty will be levied। सोचो कितना बड़ा बेनिफिट है। गवर्नमेंट कहती है ठीक है, हमको हमारा सिस्टम बचा लिया टाइम खराब होने से, है कि नहीं। अगर आप नोटिस
इशू करने के बाद 30 दिन के अंदर भी पेमेंट कर देते हैं तो भी आपके ऊपर कोई पेनाल्टी नहीं है। लेकिन अगर आप 30 दिन के बाहर चले जाते हैं ना तो 10% ऑफ द, वही मैंने जो बताया, या 10,000 कम से कम, जो दोनों में से अधिक होगा, तो एटलीस्ट आपके ऊपर 10,000 की पेनाल्टी तो लगेगी ही लगेगी। आबरा कडाबरा, मोरा सांवरा है बाबरा, धोती कुर्ता पहन के घूमे दिल्ली हो या आगरा। तो गाना अच्छा है ना, यही तो था, आबरा कडाबरा, मोरा सांवरा है बाबरा, धोती कुर्ता पहन के निकले घूमे दिल्ली हो या आगरा। जी यही है, बिल्कुल ठीक है, आई एम करेक्ट। तो कहता है कि अगर नोटिस के पहले आप अपना ड्यूज क्लियर कर दीजिए तो कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। नोटिस इशू हो गई और 30 दिन के अंदर आप पेमेंट कर देते हैं तो भी गवर्नमेंट कहती है हम पेनाल्टी लगाएंगे, आप केवल इंटरेस्ट और टैक्स का पेमेंट कर दो भाई। अगर 30 दिन के ऊपर आपने लगा दिया ना टाइम तो भैया आपके ऊपर पेनाल्टी टैक्स इंटरेस्ट के अलावा लगेगी। कितनी? 10% ऑफ द टैक्स डिमांडेड, जो मैंने पहले बताया, या मैक्सिमम 10,000 विच एवर इज हायर, सॉरी मिनिमम 10,000 विच एवर इज हायर, तो उतनी पेनाल्टी तो लग जाएगी। ये है आपका। तो अब हमें आपको ये बताने की ज़रूरत है नहीं सर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। एक पर्सन अगर चाहे तो अपने टैक्स का इंटरेस्ट के साथ कैलकुलेशन करके नोटिस जो भी हो वो पेमेंट कर सकता है। द ऑफिसर विल नॉट इशू एनी नोटिस इन दिस केस। हावर तो अगर बाद में ऑफिसर को लगता है नहीं आपने जो अपनी मर्जी से पेमेंट किया ना वो कम किया है, तो भैया जो रेस्ट अमाउंट है ना, जो कमती वाला अमाउंट है ना, उसके लिए वो हमें नोटिस दे सकता है। तो ये चीज़ नहीं है कि नोटिस नहीं देगा। फिर नोटिस नहीं देगा अगर मैंने सारा ईमानदारी के साथ कैलकुलेशन किया टैक्स का, उस पर इंटरेस्ट जोड़ करके नोटिस इशू करने के पहले अगर मैं पेमेंट कर देता हूँ तो डिपार्टमेंट विल नॉट ट्राई टू रिलीज और इशू अ नोटिस अगेंस्ट मी। Otherwise, if they found that the amount has been paid by me is a shortfall, then again they'll release a notice to me. ओके, नो पेनाल्टी बता दिया मैंने आपको, बता दिया पेनाल्टी नहीं लगेगी अगर 30 दिन पहले मैं कर देता हूँ, 30 दिन के अंदर मैं कर देता हूँ। अगर नोटिस इशू करने के पहले कर देता हूँ या नोटिस इशू करने के बाद 30 दिन के अंदर कर देता हूँ, नो एनी पेनाल्टी शैल बी लेविड। बट यस, आफ्टर दैट I am bounded to pay the amount of penalty at least 10,000 or the 10% of the tax demanded, not on the interest portion, only on the tax demanded whichever is higher. एग्जाम्पल है, जरा देख लेते हैं। टैक्स पीरियड जिसका हमने टैक्स डिपॉजिट नहीं किया अक्टूबर 20 का है, अक्टूबर 20 यानी 2021 का मतलब 31 दिसंबर 21 उसकी एनुअल रिटर्न की डेट आ गई, बिल्कुल ठीक है। मैक्सिमम टाइम लिमिट इशू करने की भैया 3 साल इसमें जोड़ लो, अगर फ्रॉड का केस नहीं है तो 21 में 3 साल जोड़ोगे 24 आएगा, 24 में 3 महीना पहले चले गया तो 30 सितंबर हो जाएगा। हो तो गया भाई, हो गया, सब हो गया। एग्जाम्पल देख लेंगे ये आलाप। सेक्शन 74 हो गया, 73 इज ओवर। 74 is not a new section, this is the copy and paste of section 73, but yes, suitable modifications have been done, just like your 10% tax 10% of tax demanded as a penalty, now it will be converted to 25% of the tax demanded. Clear? तो कहता है अनपेड किया है, रॉन्ग किया है, रॉन्गली अवेल किया है, और यहाँ पर फ्रॉड का केस है, विलफुल मिसस्टेटमेंट का केस है या सप्रेशन ऑफ फैक्ट का केस है, तो उस केस में शो कॉज नोटिस इशू करेगा और इंटरेस्ट और पेनल्टी भी लेवी की जाएगी। 6 महीने वाला टाइम पीरियड, वो 5 साल वाला अब आपको याद हो गया होगा। बाकी अदर टैक्स पीरियड्स के लिए भी अब आप याद रखें कि हमको एक स्टेटमेंट बना करके, चिट्ठा बना करके भेज दिया जाएगा और उसके लिए अलग से कोई इशू नोटिस इशू करने की जरूरत नहीं है। वॉलंटरी टैक्स पेमेंट अगर हम देखिए, फ्रॉड का केस है, किसका केस है, चलो पेनाल्टी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर फ्रॉड का केस है, तो गवर्नमेंट ने कहा अगर नोटिस के पहले आप सारा का सारा पेमेंट कर देते हैं तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी 15%। अगर आप नोटिस के पहले पेमेंट कर देते हैं टैक्स का और इंटरेस्ट का, तो आपके ऊपर पेनाल्टी बहुत कम लगेगी, 15%। लेकिन नोटिस इशू करने के बाद और 30 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी 25%, 15, 25, 50, 100, 15, 25, 50, 100 और डिमांडेड टैक्स, और ये पेनाल्टी है आपकी। अब तो समझ में आया होगा, 15, 25, 50, 100, 15, 25, 50, 100। तो अगर नोटिस के पहले आपने पेमेंट कर दिया टैक्स और इंटरेस्ट प्लस 15% पेनाल्टी, देन दैट इज ओके, नो एनी फर्दर नोटिस विल बी रिलीज टू यू।
और अगर आपने नोटिस इशू, शो कॉज नोटिस इशू होने के बाद पेमेंट किया है तो आप भैया 25% पेनल्टी का पेमेंट कर दो टैक्स डिमांडेड का, टैक्स इंटरेस्ट प्लस 25% ऑफ द टैक्स डिमांडेड। लेकिन अगर आपने 30 दिन के बाद पेमेंट किया है तो भैया ये 50% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50%। इनके अलावा अगर कोई बाकी केस है जो सेक्शन 122 में बोला गया है, हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे 122, उसमें प्रोसिक्यूशंस के केस हैं, बाकी चीज़ों पर भी हैं। अभी एक स्टेटमेंट आगे आने वाला है, वो आपको और क्लियर करेगा। अदर केसेस में ये आपका 100% ऑफ द पेनाल्टी होता है। यानी फ्रॉड के केस में बस आप ये मानकर चलो कि जब हमको सेक्शन 74 में नोटिस होता है तो उस केस में 50% ऑफ द टैक्स डिमांडेड हमारे ऊपर पेनल्टी लगती है, अगर हम 30 डेज़ के बाद बियॉन्ड पे करते हैं तो। जी, इतना ही याद रखना है आपको। तो अब मुझे आपको ये कुछ भी पढ़ाने की जरूरत नहीं। वॉलंटरी टैक्स पेमेंट करना चाहो तो अब ये नहीं कह सकते इफ आई एम जस्ट गोइंग टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स वॉलंटरी विद इंटरेस्ट देन आई एम नॉट नीडेड एट ऑल टू मेक द पेमेंट ऑफ पेनल्टी। येस, हेयर इन दिस केस द केस इज रिलेटेड टू द फ्रॉड, misstatement and suppression of the facts, then you are needed to make the payment of penalty along with the amount of tax and interest। ठीक है ना? चलिए ठीक है, ये सब बता दिया मैंने। इशू ऑफ ऑर्डर, द टैक्स ऑफिसर, ठीक है, द टैक्स ऑफिसर विल कंसीडर द टैक्स पेयर रिप्रेजेंटेशन and then calculate interest and penalty and issue an order. The order must be issued within 5 years from the due date of filing of the renewal। वो मैक्सिमम 5 साल। जो भी डिमांड ऑर्डर आपको इशू करना है, भाई शो कॉस्ट नोटिस इशू किया, भैया क्यों ना तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगा दी जाए, क्यों ना तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट का ये पर, तो वो हमारे साथ जवाब तलब होगा। उसके बाद मैक्सिमम जो टाइम दिया गया दैट इज़ 5 ईयर्स। उसके बाद तो हम नोट ऑर्डर इशू ही नहीं कर सकते, डिपार्टमेंट ऑर्डर इशू ही नहीं कर सकता 5 साल बाद। फॉर रॉन्ग रिफंड द ऑर्डर मस्ट बी इशूड विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द रॉन्ग रिफंड। ठीक है, बता दिया। जिस साल का केस होगा उसके खत्म होने के बाद 5 साल। इफ द टैक्स पेयर पेज ऑल देयर ड्यूज एंड अ पेनाल्टी विद इन 50% विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर देन ऑल द प्रोसीडिंग रिगार्डिंग द नोटिस विल बी क्लोज। 25% और 50% वॉट एवर द केस इट इज। ठीक है ना? चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये आप लोग देख लेंगे, बिल्कुल इजी एग्जाम्पल है। डिपॉजिट नहीं किया है, अक्टूबर 2020 का केस है, तो अक्टूबर 20-21, 31 दिसंबर 21, 31 दिसंबर 21 से 5 ईयर्स 26 हो जाएगा। शो कॉज नोटिस हो जाएगा 30 जून 26। आ तो गया। ऑर्डर कब तक करना है? 31 दिसंबर तक करना है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख लेंगे। सोचिए कितना हल्लुक चैप्टर था, कुछ भी नहीं था ज़्यादा इसमें, मगजमारी करने के लिए कुछ भी नहीं था। क्या करने के लिए? मगजमारी करने के लिए। एक जोक याद आ गया, कहो तो क्रैक करूं। क्रैक तो सर फायर क्रैकर्स क्रैक किए जाते हैं, आप जोक्स भी क्रैक करेंगे। सुनिए, एक लड़की थी, उसकी नई नई शादी हुई थी, किसी घर की बहू बनी थी। तो पहले दिन वो पूछती है माँ जी, तो सास ने कहा बोलो माँ जी आप क्या लेना पसंद करेंगी? तो माँ जी ने कहा बेटा मेरे लाल मेरे प्यारे, तुमको जो बनाना आता है, तुमको जो बनाना आता है वो बना दे। मेरे पुत्र तू जा, तुझे जो बना करने आता है वो बना दे। 5 मिनट बाद बहू आई, कहती माँ जी, शर्माते हुए, माँ जी हाँ बोलो बेटा क्या बनाया? माँ जी वो जो मैं पूछना भूल गई, वो आप सोडा के साथ लेंगी या पानी के साथ लेंगी? तो उसको दारू बनाने आता था। फिलहाल सेक्शन 75 जनरल प्रोविजंस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स। जनरल प्रोविज़न, जब हम टैक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं ना ऊपर, तो एक जगह 1-2 वर्ड्स आए थे जहाँ पर हमने थोड़ा सा ओवरसाइट किया उसको। रीज़न उसके पीछे ये था कि व्हेन आई टेल यू अबाउट सेक्शन 75 आई पॉइंट आउट दैट पर्टिकुलर वर्ड। हमने ना कोई नोटिस भेजा या कोई ऑर्डर भेजा, मैंने कोई नोटिस भेजा या कोई ऑर्डर भेजा और उसके बाद टैक्स पेयर चला गया ट्रिब्यूनल में या कोर्ट में। उसको लगता है ट्रिब्यूनल या कोर्ट में जाने से हम बच जाएंगे और वो 3 साल 5 साल का समय ख़त्म हो जाएगा और 3 साल 5 साल बाद केस क्लोज। ऐसा नहीं है। अगर आप ट्रिब्यूनल या कोर्ट में चले गए तो जितना दिन आप बर्बाद करते हैं वो उस 3 साल और 5 साल में से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ सर बिल्कुल।
अगर अपीलेट अथॉरिटी ट्रिब्यूनल कोर्ट डिसाइड करता है कि भैया ये फ्रॉड का केस नहीं है, आप सेक्शन 74 लगा रहे हो, काहे का सेक्शन 74, सेक्शन 73 लगाओ ना भाई। अब डिपार्टमेंट के ऊपर था सेक्शन 73 के हिसाब से केस लगाता है या 74 के हिसाब से लगाता है। उसने तो शो कॉज नोटिस भेज दी अपनी 5 साल बढ़ाने के लिए, लेकिन बाद में हुआ ना 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 ना, कोर्ट ने कहा ना ये गलत है, आप सेक्शन 74 कैसे लगा सकते हो, 73 लगाओ, चलो 3 साल वाला। अब 73 वाला लगेगा अगर, तो ये मान लिया जाएगा कि नोटिस जो इश्यू किया गया है वो 3 साल वाला ही किया गया है। देन द नोटिस अर्लियर विल बी एज्यूम्ड टू बी ए नोटिस अंडर सेक्शन 73। तो जो सेक्शन 74 में नोटिस भेजा गया वो मान लिया जाएगा वो सेक्शन 73 का ही नोटिस भेजा गया है, और उसी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, पेनाल्टी और इंटरेस्ट वगैरह का। If the tribunal or court directs that an order has to be passed, then it will be issued within 2 years from the date of its direction. अगर ट्राइब्यूनल या कोर्ट कोई डिसीजन दे देता है तो उसके डिसीजन के बाद 2 साल के अंदर वो फुल एंड फाइनल हो जाना चाहिए, उसके डायरेक्शंस को फॉलो कर दिया जाना चाहिए। एन अपॉर्चुनिटी, अब सामने वाला तो बड़ा दुखी हुआ, मान लो मैं हूँ तो मैं बड़ा दुखी होऊंगा, तो मैं कहूँगा भैया मुझे सुनने का तो मौका दो, तो मुझे पर्सनल हियरिंग के लिए सुनने का मौका दिया जाएगा। ये वर्ड था जो मैंने थोड़ा सा ओवरलुक किया था। चलिए काम की बात करते हैं, अभी दिमाग इधर भटक जाएगा। ये वर्ड था, आप ढूंढ लेंगे, पर्सनल हियरिंग का। तो कहा गया एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ पर्सनल हियरिंग विल बी गिवन टू द टैक्स पेयर व्हेन एनी एडवर्स डिसीजन इज प्रपोज अगेंस्ट सच पर्सन। मान लो किसी पर्सन या किसी टैक्स पेयर, मान लो मैं ही हूँ, मेरे अगेंस्ट कोई डिसीजन आने वाला है, देन अ पर्सनल हियरिंग विल बी मीन्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग विल बी गिवन टू मी। अगर आपको अपने बचाव में कुछ कहना है तो कह लो, हाँ। और मैंने कहा ठीक है, मैं इस तारीख को अपने बचाव में कुछ कहूँगा, क्योंकि मेरे ऊपर तो अब मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है, तो मैं अपने बचाव में कुछ कहूँगा, इस डेट में करूँगा। उस डेट पर मुझे बुलाया गया, बोलो अब क्या बोलना चाहते हो। मैंने कहा एक और मौका दो, मैं अगली डेट में बोल दूँगा। अरे भैया मैक्सिमम 3 बार आप टाइम इस तरह से टाल सकते हो। अब वो ज़माना लद गया कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और मैक्सिमम 3 टाइम। The amount of tax, interest and penalty demanded in the order will not exceed the amount specified in the notice. तो जितना भी आपसे नोटिस में पैसा मांगा गया था, आपसे किसी भी कीमत पर उससे ज़्यादा पैसा नहीं मांगा जा सकता। All demand will be only on the ground specified in the notice. और जितना भी पैसा आपसे डिमांड के तौर पर माना जा रहा है वो केवल उसी नोटिस में जो चीज़ें लिखी जा रही हैं उसी के बेसिस पर मांगा जा सकता है, उसके बाहर के फैक्ट्स पर नहीं। बाद में कुछ और पता चला तो उसको भी बाद में आप ऐड ऑन कर दो, पॉसिबल नहीं है। तो जो नोटिस में चीज़ें स्पेसिफाइड हैं उसी का टैक्स, जो नोटिस में चीज़ें स्पेसिफाइड हैं उसी का इंटरेस्ट, जो चीज़ें नोटिस में स्पेसिफाइड हैं उसी का पेनाल्टी ही हमसे डिमांड किया जा सकता है। अपीलेट अथॉरिटी ट्रिब्यूनल कोर्ट कैन मॉडिफाई द अमाउंट ऑफ टैक्स डिटरमाइंड बाय द टैक्स ऑफिसर। तो जो टैक्स ऑफिसर जीएसटी ऑफिसर होगा वो जो भी अमाउंट डिटरमाइन करेगा टैक्स का, इंटरेस्ट का, पेनाल्टी का, उसको ट्राइब्यूनल अथॉरिटी और कोर्ट मॉडिफाई कर सकता है। Interest or paid will have to be paid whether or not specified in the order. If the order is not issued within, then it is assumed that the adjudication proceedings are completed. No order will be passed or issued thereafter. ठीक है ना। अब चीज़ें समझ में आई? हाँ सर। Pending cases where the decision was against the interest of revenue might be appealed to a higher authority. For these the period between the, ठीक है ये पीरियड वो हटा देते हैं। पेनाल्टी अंडर सेक्शन 122, मैंने कहा ना ये नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे। अंडर सेक्शन 122 इज नॉट एप्लीकेबल इन दीज केसेस वंस एनी पेनाल्टी इज इम्पोज्ड अंडर दीज सेक्शन, देन नो पेनाल्टी अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ द जीएसटी इज एप्लीकेबल। यानी 73 की पेनाल्टी लगा दी गई तो फिर बाकी पेनाल्टी को उस चीज़ के से किनारे करो। 74 की पेनाल्टी लगा दी गई तो पूरे जीएसटी एक्ट में और इसी चीज़ पर दूसरी पेनाल्टी है तो भैया उसको किनारे कर दो, फिर नहीं लगेगी। ठीक है, हो गया। द चैप्टर इज कंप्लीटेड। क्या था इसमें? कुछ नहीं था ना। जाऊं? टाटा बोलने का समय आ गया है। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए। अच्छा, केजरीवाल ने राहुल से बोला
केजरीवाल ने राहुल से बोला कि भाई एक जोक भेजो, व्हाट्सएप करो एक जोक। राहुल कहता है नहीं नहीं यार, मैं बड़ा बिजी हूँ, इस समय बहुत बिजी चल रहा हूँ, मैं पीएम बनने की तैयारी कर रहा हूँ। तो केजरीवाल ने लिखा एक और भेज। चलिए नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।